नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका हम पार्ट 2 के आज जो है हमारा ये पार्ट 2 है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसकी जो पार्ट 1 था हमने उसमें स्टडी किया था कि ग्लोब क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, अर्थ का एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। जब भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो उसके साथ हम एन लगाते हैं क्योंकि वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम साउथर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो उसके साथ हम एस लगाते हैं, ताकि हमें आसानी से पता चले कि हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर की। ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसने जो भी चैप्टर पढ़ रहा है, अगर उसने उसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखें अच्छे से, तब आप पार्ट 2 को देखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि जो हमारी अर्थ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में। ठीक है, वैसे तो देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में भी 0 टू मतलब 90 डिग्री लैटिट्यूड्स, मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। जैसे 0 डिग्री होता है ना, ऐसे 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते पूरा 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में भी और साउथर्न हेमिस्फेयर में भी। ठीक है ना, लेकिन हम वो सारे के सारे लैटिट्यूड्स को नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए क्या किया गया है कि जो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वही आपको समझाए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Besides the equator 0 degree, the north pole 90 degree north and the south pole 90 degree s, there are four important parallels of latitudes। मतलब आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो हम अभी तक देखो हमने इक्वेटर के बारे में बात कर ली है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में भी बात कर ली है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो ये इक्वेटर लाइन है इसके अलावा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी हमारा जो अर्थ होता है इसमें 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब कि 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। किसके अलावा? इक्वेटर के अलावा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले देखो हम बात कर रहे हैं कि कौन से वो 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी कि इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डिग्री के साथ एन लिखा है। और एन मैंने आपको बोला था कि जब भी आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो कोई भी डिग्री लिखेंगे तो उसके साथ आपको एन और एस जरूर लिखना है। तो यहाँ पे एन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ये डायग्राम भी बना के दिया गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जा रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। कौन सी डिग्री पे है? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारी 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। तो दूसरी कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कहाँ पे है? ये है 23 1/2 डिग्री एस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर बताया था, साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब इस 0 डिग्री से नीचे साउथ पे। तो साउथ पे कौन सा? 23 1/2 डिग्री एस। ठीक है, देखो मैंने आपको यही चीज़ बताई थी। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। मैंने आपको यही चीज़ बोला था कि दोनों दोनों ही हेमिस्फेयर में जो आपके लैटिट्यूड्स होंगे ना वो सेम होंगे। जैसे यहाँ से ऊपर तक जाएंगे तो भी 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री करके सेम लैटिट्यूड्स ऐसे ही हमारे साउथर्न हेमिस्फेयर में भी होते हैं। ठीक है, सेम, बस इनके नाम अलग हैं। जैसे जब आप नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हो तो जो 23 1/2 डिग्री पे है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे है। उसी तरह से सेम साउथर्न हेमिस्फीयर में भी उसी सेम डिग्री पर, लेकिन साउथ में जो हमारा जो जाता है लैटिट्यूड उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ना आपको बिल्कुल नाम अच्छे से याद करने हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस हेमिस्फीयर में? वो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इनकी डिग्रीज भी आपने देख ली, डिग्रीज भी सेम है, बस क्या चेंज है? एन और एस, मतलब कि एन से नॉर्थ, एस से साउथ। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इजी डायग्राम है, आप बिल्कुल समझ के करेंगे ना, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो हमारी दो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गई। दो और बची हैं, अब कौन सा है? एक आता है आर्कटिक सर्कल जो कि 66 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर की बात हो रही है, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पे ये वाली बात हो रही है फ्रिस्ट जोन की, देख रहे हो? तो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पे कौन सा है? ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। उसी तरह से सेम साउथर्न हेमिस्फीयर में 66 1/2 डिग्री साउथ पे ये है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो जो जो नॉर्थ वाला है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, जो साउथर्न हेमिस्फीयर में उसे बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। गॉट इट? देखो मैं इसको और क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पे, यानी कि जो हमारा इक्वेटर से नॉर्थ पे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ पे जो हमारा लैटिट्यूड है उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। सेम इन साउथर्न हेमिस्फेयर में भी 66 1/2 डिग्री साउथ पे कौन सा हमारा सर्कल बोलते हैं? इसको एंटार्क्टिक सर्कल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो अब इसको आपको अच्छे से अगर ये याद हो गया तो अब आप इसके हीट जोन्स भी समझ पाएंगे। अब हीट जोन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा अर्थ है, अब आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इस पे ये एक हल्की सी एक तो टिल्ट है, ठीक है, हल्की सी तिरछी है। और फिर क्या होता है कि इस पर जो सन की जो रेज़ होती है ना, जिस हिसाब से पड़ती है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, हमारी अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब कैसे? अब देखो आप समझेंगे इसमें। पहले तो आप देखो यहाँ पे, आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको कुछ जोन दिखाई दे रहे हैं। देखो ये एक जोन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, 0 डिग्री से नॉर्थ में 23 1/2 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो ये जितना ये बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। क्लियर? देन उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो आर्कटिक सर्कल है इसके बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। अब ये नॉर्थ में तो इसको बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये जो साउथ वाला है इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। देन 66 1/2 डिग्री नॉर्थ से जो हमारा नॉर्थ पोल है यानी कि 90 डिग्री, तो उसके बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्रिज्ड जोन। और ऐसे सेम साइड में साउथ में भी होता है फ्रिज्ड जोन, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर अच्छे से इसको पढ़ेंगे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हीट जोन्स को क्यों, मतलब हीट जोन्स में क्यों बांटा गया है? इसलिए क्योंकि सन की रेज जिस अकॉर्डिंग से हमारे अर्थ के लैटिट्यूड से बढ़ती है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि उन एरियाज़ में ज़्यादा गर्मी का होना, दिन लंबा होना, जो हमारे जलवायु होती है, जिस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं, है ना, तो क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है कि वो जो हीट जोन्स जो होते हैं हमारी अर्थ के उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए अभी आपको यहाँ पे समझाया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. मतलब आपको ये बताया गया है कि जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो भी हमने यहाँ पे बात की थी ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन जा रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इसके बीच वाला जितना पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे पूरे साल में एक बार क्या होता है कि सन की जो रेज होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है। और पूरे साल में तो खैर एक बार की बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, जितनी भी इसके बीच में जितनी भी लैटिट्यूड्स होंगी ना, तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है सन की रेस, और इस वजह से क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे सन की रेस थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, कंपैरिजन टू अदर जोन्स। यहाँ पे जो जितना भी एरिया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जितना भी ये पूरा एरिया है ना, तो यहाँ पे सन की रेस ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, सीधी पड़ती है। तो और इस वजह से क्या होता है यहाँ पे जितनी भी लैटिट्यूड जितना भी ये एरिया होगा ना पूरा, यहाँ पे क्या होता है गर्मी ज़्यादा होगी, दिन लंबे होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगी अलग अलग तरह की, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्यों होता है? क्योंकि आप इतना खुद दिमाग लगाओ कि जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे बारिश भी बहुत होती होगी, बारिश भी बहुत होती होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा पड़ते होंगे इनके कुछ एरियाज़ में, है ना। तो
यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ये टॉरिड जोन है, ये देखो ध्यान रखो कि टॉरिड जोन किसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जितना पार्ट है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। और ये जो डिग्रीज भी याद रखनी है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ टू 23 1/2 डिग्री साउथ, इनके बीच वाले पार्ट को टॉरिड जोन कहते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपको बता भी रखा है, यहाँ पे ये आपको एक दिखा रखा है कि एक टॉर्च से क्या कर रहा है, एक बिल्कुल लाइट बिल्कुल सीधी दी जा रही है। तो क्या देखेंगे आप कि इस वाले एरिया में क्या है, बहुत बिल्कुल सीधी रेस पड़ रही है ना। तो उसी प्रकार से जैसे इसको सन मान लीजिए कि ये सन है और ये हमारी अर्थ का ये टॉरिड जोन है, ये बीच वाला जहाँ पे क्या है बिल्कुल सीधी रेस पड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा जो सन होता है ना, वो कभी भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, उसके बियॉन्ड, उसके आगे वाला जो भी एरियाज़ हैं, मतलब यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, मतलब इससे आगे जो ये जितने भी एरियाज़ हैं ना, इनमें कभी भी ना सन की रेज स्ट्रेट नहीं पड़ती है, बल्कि हल्की सी टिल्ट पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, ये बताया गया है। द एंगल ऑफ द सन्स रेस गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो सन की रेस का जो एक एंगल पड़ता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल घटता जाता है पोल्स की तरफ। ऐसे ये पोल्स तो बहुत ज़्यादा ही तिरछा होता है। मतलब यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए कि जो हमारे ये पोल्स होते हैं ना, यहाँ पे सन की रेस एक तो पहुँचती नहीं है, और बाई चांस जब आप देखते हैं कि जो नॉर्थन हेम, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि जैसे ये हमारा ये नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है ना, तो जब यहाँ पे क्या होता है, समर हो रहा होता है ना, तभी उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि सन की रेस क्या होती है ज़्यादातर इस वाले एरिया में ज़्यादा पड़ती हैं, तभी उसी टाइम पे क्या होता है कि जो ये फ्रिज जोन है ना हमारा, इस फ्रिज जोन पे सन की रेस हल्की पड़ती है, बहुत तिरछी पड़ती है, तो हल्की फुल्की पड़ती है। तब क्या होता है उस टाइम पे 6 महीने का पूरा दिन होता है यहाँ पे, जब इस नॉर्थन हेमिस्फेयर में समर सीज़न चल रहा होता है। आप अच्छे से समझेंगे, इसको बहुत डीपली समझेंगे आगे की क्लासेस में। और भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो चलो आगे की क्लासेस में पढ़ोगे आप, कि भाई जो सन होता है ना, जब यहाँ पे सन की रेज़ ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चल रहा होता है समर सीज़न, और उस समय यहाँ चल रहा होता है विंटर सीज़न। जब यहाँ पे समर सीज़न चलेगा तो यहाँ पे विंटर सीज़न चलता है साउथर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में समर चल रहा होता है, तो सन की जो रेज़ होती है ना, तो इस फ्रिज जोन पे बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती है। मतलब इतनी ज़्यादा भी वहाँ पे जो एक हीट होती है ना, उतनी फील नहीं होती, बस हल्की फुल्की जो पड़ती है रेज़ ना। तो इस वजह से वहाँ पे 6 महीने का दिन निकलता है। कब? जब हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या हो रहा होता है, गर्मियों का मौसम चलता है। ठीक है, और तब इस समय यहाँ पे क्या चल रहा होता है, साउथर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स चल रही होती है, और इस फ्रिस्ट जोन में जो ये हमारा फ्रिज जोन है ना, यहाँ पे क्या चल रहा होता है, 6 महीने की रात। आपने सुना होगा ना कि जो हमारे पोल्स होते हैं, तो वहाँ पे 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है। तो वो किस कारण से होता है, ये अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि सन की जो रेज होती है वो बहुत बहुत ही तिरछी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, और वो भी बस डिपेंड करता है कि जब नॉर्थन हेमिस्फेयर में समर सीजन चल रहा होता है, तब यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर के जो नॉर्थ पोल है, तब वहाँ पे 6 महीने का दिन हो रहा होता है, और साउथ पोल पे उस समय 6 महीने का रात हो रहा होता है। फिर जैसे जैसे सन की रेज़ हमारी जो होती है ना, इस वाले पार्ट पे पड़ने लगती हैं, तो यहाँ पे विंटर्स शुरू हो जाती हैं। तब हमारा इस वाले एरिया में फ्रिस्ट जोन में 6 महीने का रात होता है। ठीक है, अगर अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अभी कोई बात नहीं, आप आगे की क्लासेस में ना आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझोगे डीपली, क्योंकि देखो अभी आप लोगों का 6 स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, तब जाके और डीपली आप आगे की क्लासेस में सीखते हैं। तो फिलहाल तो अभी आप अच्छे से समझ जाइए कि टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, फ्रिस्ट जोन क्या होता है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, कौन सा एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल होते हैं, कितने डिग्रीज पे होते हैं। तो अभी आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आगे बात करते हैं, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डजंट
doesn't rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called fridged zones, very cold. वही बताया गया है कि यहाँ वाली जो एरिया देखो, इसको फ्रिज्ड जोन से ही आप समझ जाओ कि वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी पहुँचती ही नहीं है सन की, और जो जब समर के टाइम पे थोड़ी बहुत पहुँचती भी है बस, लेकिन उसकी हीट भी फील नहीं होती है। तो आप देखते होंगे ये जो पूरा फ्रिज्ड जोन है ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे हमेशा पता नहीं कितने लाखों समय पुरानी जो भी बर्फ़ें होंगी वो उसकी जो चादरें पड़ी होंगी, मतलब बर्फ़ की चादरों से पूरा ढका है ये पूरा एरिया। यहाँ पे कोई भी नहीं स्टे कर सकता है, यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो कोई रहता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, मतलब ये जो एरियाज़ होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ हमेशा बर्फ़ ही रहती है और बहुत हमेशा ठंडा ही रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वट आर लॉन्गिट्यूड्स, देखो अब यहाँ पे हमने हीट जोन्स की बात भी कर ली, हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात भी कर ली, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। हमने कल वाली जो वो हमारा वीडियो था उसमें हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी प्लेस को फाइंड करने के लिए, लोकेट करने के लिए आपको उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, तभी आप ईजिली उस एरिया को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो कल तो हमने लैटिट्यूड्स की बात कर ली थी, और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उसके बारे में। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो क्या बोला गया है कि आपको अगर अपने पूरी अर्थ में किसी भी प्लेस को लोकेट करना होता है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उस जगह का लैटिट्यूड पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्जांपल, अच्छा हाँ एक और चीज़ याद रखो, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ, मतलब जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसी को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और मैंने बताया था कि जो हमारी वेस्ट टू ईस्ट खींची हुई जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, है ना। तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगाई आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। अब देखो यहाँ पे आपको बताया गया एग्जाम्पल के थ्रू कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन आपको पता है हमारे 5 ओशन है हमारी अर्थ पे, और सबसे बड़ा जो ओशन है वो हमारा पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका पैसिफिक ओशन है उसमें जो एक टोंगा आइलैंड है वो, और इंडियन ओशन में जो है मॉरिशस आइलैंड है, ये दोनों ही 20 डिग्री आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड पे है, यानी कि 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री साउथ पे बोला गया है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम preciously we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि एक तो हमारा ये टोंगा आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में है, और एक मॉरिशस आइलैंड है जो कि हमारा इंडियन ओशन में है। दोनों ही सेम किस पे है, 20 डिग्री साउथ पे हैं, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स पे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ऑब्वियसली जैसे कि हमारी अर्थ है तो 0 डिग्री से नीचे की बात हो रही है, नीचे नीचे की तरफ जहाँ पे भी 0 वो 20 डिग्री लैटिट्यूड होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसी लाइन इसी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही क्या है, ये दोनों मॉरिशस और जो इंडियन ओशन में जो आपका है मॉरिशस आइलैंड, और जो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, दोनों ही 20 डिग्री पर होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे कहीं पता चल रहा है कि भाई इस पूरी जो ये लैटिट्यूड जा रही है किस जगह पे है ये दोनों ही आइलैंड्स, तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसका लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए कि ये किस लॉन्गिट्यूड पे है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि हमारी अर्थ होती है तो जिस तरह से ये लैटिट्यूड्स जो हमारी इक्वेटर लाइन है जो कि 0 डिग्री पे होती है, जिसने हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, इसी तरह से हमारी जो अर्थ होती है इसके बीचों बीच से भी एक लाइन जाती है जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच जाती है, 0 डिग्री इसका भी होता है, और वैसे हम इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। तो इसने क्या किया है, हमारे अर्थ को इसने भी 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है। कैसे, देखो ये होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जितना भी एरिया होगा उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ रहे हो ना, मैं दोबारा बता के दिखा देती हूँ। देखो जैसे कि हमारी अर्थ है, ये बीचों बीच से जा रही है हमारी 0 डिग्री से लाइन, ठीक है। तो जितना भी ये इस 0 डिग्री के जितना भी वेस्ट वाला जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जितना भी इधर ईस्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मॉरिशस और टोंगा आइलैंड है वो हमारे साउथर्न हेमिस्फेयर में 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। बट हमें बिल्कुल एक एग्जैक्ट उसकी एक लोकेशन नहीं पता है कि वो उस पूरे लैटिट्यूड में किस जगह पे। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। तो दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना आपको, देखो ये पूरी, देखो ये ऊपर से नीचे तक जा रही है ना, देखो ये ऐसे पूरी जा रही है ना, यही होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे ही बता रखा है कि जो हम इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में हम मेज़र करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड्स वाली जो ये हैं, जो ये लाइन है लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इनको हम डिग्रीज़ में मेज़र करते हैं और इनको मिनट्स इंटू सेकंड्स में भी हर एक डिग्री को डिवाइड किया गया है मिनट्स में। मैंने आपको बताया था ना कि आप जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से क्या होता है कि आप टाइम का पता लगाते हैं। ठीक है, वो भी आप सीखेंगे कि कैसे पता चलता है। ठीक है, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इतना समझिए। फिर दे आर सेमी सर्कल्स, एक तरह से ये सेमी सर्कल्स होते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो लगातार घटता जाता है जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। देखो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो ये लाइन है ना, इनके बीच का जो यहाँ पे जितना भी ये पार्ट होगा ना, ये जितना भी ये पार्ट है यहाँ पे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो ऐसे दिखेगा आपको कि हाँ मतलब इक्वल दिखेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मतलब पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, ये देखो ये पार्ट पूरा कैसा होगा, यहाँ पे इनके डिस्टेंस का मतलब बिल्कुल ही कम हो जाती है। पोल्स की तरफ जाते हुए डिस्टेंस मतलब एक ही पॉइंट पे सब मिल जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो लगातार पोल्स की तरफ जाने पे घटने लगता है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जो हमारे, जैसे कि हमने बात किया था कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं उनका जो साइज होता है पोल्स की तरफ घटता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखो मैं, आप समझते हैं कि ऊपर से बता रही हूँ, मैं अर्थ के जैसे मैं ऊपर से देख रही हूँ। तो देखो जो यहाँ पे खींची होगी लाइन, ठीक है, जो ये हमारे लैटिट्यूड है ये पूरा 360 डिग्री का बनता है ना, तो इसकी लंबाई अलग होगी। फिर इसके ऊपर जो बनेगा वो उससे थोड़ा छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इनकी जो लेंथ होती है ना, किसकी, लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है वो लगातार पोल्स की तरफ घटती जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रही हूँ? देखो मैं दोबारा समझा रही हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, जब आप इसको बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, जैसे ये ऐसे करके आगे से जा रहा है, फिर ऐसे पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ से ऐसे करके बनती है ना पूरे उसमें। तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो इनका सर्कल्स होते हैं ना लैटिट्यूड्स के, ये लगातार घटते जाते हैं। लेकिन घटते जाते हैं मतलब इनकी जो लेंथ होती है वो कम होती जाती है ना। तो लेकिन हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स की जो लंबाई होती है ना ये इक्वल होती है। जो लेंथ है मतलब लंबाई है इन लॉन्गिट्यूड्स की, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। फिर आगे आता है, thus it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. मतलब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि अब देखो ये इतनी सारी लाइंस होती हैं तो इसको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो क्या किया गया है कि यही जो हमारी अर्थ है ना, तो इसके बीचों बीच से एक लाइन मानी गई है 0 डिग्री, जिसे हम ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। तो यही माना गया है कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इससे जितना भी यहाँ से देखो 0 से ले तक 180 डिग्री तक पूरा, यहाँ से ले तक ये घूम फिर के जो ये 180 डिग्री होता है ना, आपका यहाँ से पूरा यहीं पे आता है, ये पूरा घूम के ये पूरा जैसे 1 2 3 करते करते ये पूरा 180 डिग्री यहाँ पे ही आता है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री, ये 180 मतलब एक तरह से कॉमन हो गया दोनों का, दोनों यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर का जो 180 डिग्री होता है ना वो कॉमन ही होता है।
क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होगा वो भी वहीं 180 पे ख़त्म होगा, यहाँ से 1 से शुरू होगा यहाँ पे भी 180 डिग्री यहीं पे ख़त्म होगा, तो दोनों का सेम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो जो ये 0 डिग्री जैसे कि हम ग्रीनविच बोलते हैं, तो ये जो मेरिडियन होता है ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखो ये प्राइम मेरिडियन दे रखा है ना आपको, ये 0 डिग्री पे है ना, इसको प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से यहाँ क्या होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आप जानते हो ना एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, अच्छा बताओ। 360 डिग्री का होता है ना, और 360 का हाफ कर दो तो 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दोनों का 180 यही हो, वन यहाँ से 0 से शुरू होता है और यहाँ से 180, दोनों का क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है 180 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसी के थ्रू क्या होता है टाइम को भी मेजरमेंट किया जाता है। आगे देखते हैं। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E। अब इसी तरह से जैसे हम लैटिट्यूड में नॉर्थन हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो हर लैटिट्यूड के साथ हम N लगाते हैं, साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो हर लैटिट्यूड के साथ हम S लगाते हैं। उसी प्रकार से जब भी हम कोई लॉन्गिट्यूड लिखते हैं तो अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो उसके साथ उस डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं E, और जब हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा डिग्री के साथ W लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। क्योंकि देखो सेम ही तो होता है, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है ना तो यहाँ पे भी 1 डिग्री होगा, लेकिन वो 1 डिग्री किधर, यहाँ पे जो 1 डिग्री होगा वो कैसा होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर का, और जो यहाँ का 1 डिग्री होगा वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। समझ आ रहा है ना आपको। फिर ऐसे 2 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर का तो ई लगाएंगे, 3 डिग्री 4 डिग्री हाँ सबके साथ ई लगेगा जब भी आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो। ऐसे जब आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो तो हमेशा आप उस डिग्री के साथ डब्ल्यू लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। मैंने वही बताया ना कि देखो ये अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो ये पूरा ये बना रखा है ना, ये ग्रिड लाइन हो गई है ना। तो देखो ये पूरा क्या हो गया ग्रिड लाइन हो गई, ये देखो यहाँ पे आपको बता रखा है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको एक डायग्राम के थ्रू अभी देखो आप सीखोगे कि कैसे हम किसी भी प्लेस को ईजिली फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर आपको उस एरिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होता है। देखो यहाँ पे कैसे बता रखा है। For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other। मतलब आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कैसे आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो अगर आपको उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जैसे हमारे इंडिया में असम है तो असम में एक जगह है धुबरी, वो 26 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जब उसने 26 डिग्री नॉर्थ की बात करी तो ऑब्वियसली वो 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की बात हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी 26 डिग्री होगा तो उस 26 लाइन में होगा 26 डिग्री लैटिट्यूड पे ही होगा। मतलब आपको और कहीं नहीं देखना, सिर्फ आप सीधे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 26 डिग्री पे 26 डिग्री के आसपास देखोगे, उतने ही एरिया में देखोगे। फिर आपको पता है कि 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उसका, उस डूबरी जगह का 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है वो। तो अब आप ये भी समझ गए हैं लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है तो बीचों बीच तो क्या जाती है हमारी 0 डिग्री जाती है ना। तो ऑब्वियसली क्या बोला ईस्ट बोला, देखो यहाँ पे ई लिखा है, ई मतलब ईस्ट इधर की तरफ। तो इस 0 डिग्री से यहाँ की तरफ जहाँ पे भी 90 डिग्री होगा तो मतलब आप समझ जाओगे वहाँ पे देखो यहाँ पे ये लाइन जा रही है 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री की लाइन और ये लैटिट्यूड की लाइन, मतलब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिस प्लेस पे ये कट करेंगे मतलब वो उसकी प्लेस निकल गया, वो लोकेशन आपको पता चल जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ ये हमारी अर्थ है, हम इसको कलरफुल बना के समझाती हूँ। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है क्या, और ये हमारा ये तो 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया और ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड हो गया और ये लैटिट्यूड 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करी, उन्होंने बोला कि जो असम में जो डुबरी जगह है ना वो कहाँ पे है, वो 26 डिग्री नॉर्थ में है।
तो 26 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हो रहा है कि इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। तो 0 डिग्री से 26 डिग्री लैटिट्यूड जो होगा वहाँ पे आप देखेंगे उसी की सीध में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जा रही है, ये हमारी जा रही है 26 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही थी ना, इसलिए हमने सीधे एन लिखा था ना उसमें, 26 डिग्री एन मतलब नॉर्थन हेमिस्फेयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो 26 डिग्री नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है, हम समझ गए कि उस लाइन में है वो डूब रही। अभी भी हमें लोकेशन नहीं पता, कि हमें ढूंढना पड़ेगा। अब हमें क्या पता चल गया, उसका लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड क्या बोला है, 90 डिग्री ईस्ट की बात हो रही है। तो ईस्ट की बात हो रही है मतलब ईस्ट इधर साइड पे पड़ता है ना, तो हम यहाँ पे ईस्ट देखेंगे। ईस्ट में 0 डिग्री से 90 डिग्री जिस जगह पे पड़ेगा, 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे, तो इससे जो ये इसकी अपनी लॉन्गिट्यूड जा रही होगी ना, ये ऐसे करके जा रही होगी 90 डिग्री पे। तो ये यहाँ पे जिस साइड पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों कट हो रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये वो डूबरी जगह है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ पे कट करेंगे, तो वो पॉइंट क्या होगा आपका, वो लोकेशन होगी। समझ गए हो? तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि किसी भी एरिया को आप इजीली लोकेट कर सकते हैं अपने ग्लोब पे, अपने मैप पे। ठीक है, तो अब आपको अगर कभी भी कोई भी प्लेस अगर ढूंढना है आपको अपने मैप पे, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मैप में ना पीछे की साइड जो लास्ट के पेजेस होते हैं ना, तो वहाँ पे हर कंट्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा होता है। तो आप और ऊपर से उसमें ये भी लिखा होता है कि जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, तो वो किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया को ढूंढ रही हूँ, तो इंडिया आई से शुरू होता है। तो जो आई वाला कॉलम होगा ना, तो आई वाले में आप देखेंगे इंडिया। तो जितने भी देश आई से शुरू होते होंगे ना, तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया होगा। तो वहाँ से आप पहले देखेंगे इंडिया का क्या है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। फिर आप क्या करेंगे, इसी तरीके से उस मैप में अगर उसमें देखो हमारे इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो आप क्या देखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ में। तो नॉर्थ में देखेंगे आप 8 डिग्री किधर से शुरू है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोकेट करेंगे कि 8 डिग्री से शुरू है 37 डिग्री तक है। तो जितना भी आपका लैटिट्यूड होगा 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, तो वहाँ तक का एरिया आप देख लेंगे कि इसी बीच में क्या है, हमारा इंडिया है। फिर आप उसका लॉन्गिट्यूड ढूंढेंगे और आसानी से आप लोकेट कर सकते हो प्लेस को। तो अब कभी भी आपको क्या करना है, कोई भी प्लेस ढूंढना है, तो सबसे पहले एटलस में पीछे जाके उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखो, तब जा करके अपने मैप पे ढूंढो। 100% आप उस एरिया को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे भी बस आपको यही चीज़ दिखा रखा है कि ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे बता रखा है कि जब आप किसी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप किसी भी प्लेस को ढूंढते हैं, तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो कट करता है, तो वो प्लेस होता है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ये समझाया गया है। फिर आगे देखो, यहाँ पे आपको ये पूरा एक डायग्राम दिखा रखा है, पूरा एक मैप दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रीनविच भी दिख रही है आपको। ठीक है, देख रहे हो ना ये सब, ये पूरा एक डायग्राम देखो। देखो आगे बढ़ते हैं, हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखो, आप पहले के टाइम पे जानते होंगे ना, पहले के टाइम पे घड़ियाँ तो नहीं होती थी उस समय। तो कैसे मेज़रमेंट करते थे वो, कि क्या समय हो रहा होगा, तो वो परछाई से देखते थे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि टाइम को मेज़र करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का मूवमेंट होता है, जो मून होता है, जो प्लैनेट्स होते हैं, है ना, उसके हेल्प से क्या करते थे, वो टाइम को मेज़र करते थे। और आप जानते हो कि जो सन होता है वो हमेशा सनराइज़ होता है, सनसेट होता है हर दिन। तो पूरी दुनिया में पहले ही क्या होता था कि इन परछाइयों के माध्यम से ही हम समय निकालते थे। ठीक है, और कैसे निकालते थे कि लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो क्या होता था कि परछाई हमारी सबसे लंबी कब बनती थी, सबसे लंबी बनती थी जब सनराइज़ या सनसेट होता था, तब लंबी बनती थी। और दिन के समय हमारी परछाई बहुत ही, मतलब बिल्कुल जब सन बिल्कुल सर पे होता था, तो उस समय क्या होता था, हमारी परछाई बिल्कुल छोटी बनती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम को मेज़र करते थे। ठीक है,
When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. देखो इस डायग्राम में समझते हैं, जो आपको मैप दिया गया है ना, जैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे आपकी ग्रीनविच लाइन जा रही है ना, ये ग्रीनविच लाइन जा रही है, तो जब सन क्या होगा बिल्कुल इस लाइन पे सीधा पड़ेगा ना, तो इस मतलब इस लाइन में मतलब इस एरिया पे जब बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो जितने भी ग्रीनविच वाली लाइन जिन देशों से होकर गुजरती होगी ना, उन सारे देशों में क्या होता होगा, दिन बहुत ही लंबा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी उस समय। लेकिन इसके अपोजिट, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ये ग्रीनविच पे देखा जा रही है, ग्रीनविच लाइन जा रही है ना, तो इस पे जब सन की रेस पड़ रही है, तो जितना ये पूरा एरिया होगा ना, जितना भी मतलब इस और ये ग्रीनविच रेखा जितने भी देशों से होकर गुजरती है, तो वहाँ वाले एरिया में क्या होता होगा, पूरी जगह पे दिन होता है उसके हिसाब से, सन की रेस के हिसाब से। लेकिन जो दूसरी जगह, जो इसके पीछे वाला पार्ट है, अर्थ के पीछे वाला पार्ट, शैडो पार्ट, जहाँ पे सन की रेस नहीं पड़ रही है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रात हो रही होगी। ठीक है। एज द अर्थ as the earth rotates from west to east, those places east of greenwich will be ahead of greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. मतलब आपको ये बताया गया है, देखो आपको ना फ़ोन थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस डायग्राम को समझ पाओगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि ये ग्रीनविच लाइन है ना, तो इसके आगे, अब आप जानते हो ना कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे घूमती है ना। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जितने भी हमारे ये देश होते हैं, जितने भी देश हैं, किससे, ग्रीनविच से आगे की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पे हमेशा टाइम आगे चल रहा होता है, किसके कंपैरिजन में, हमारे इस वेस्टर्न हेमिस्फेयर के, इस वेस्टर्न वाले हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में। ठीक है। इसको हम अभी सीखेंगे कि कैसे टाइम का हम करते हैं मेज़र। The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. यानी कि देखो आपको क्या बताया गया है कि 24 घंटे में, पूरे 24 आवर्स में क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो पूरा एक चक्कर पूरा करती है। आप जानते हैं ना 360 डिग्री का होता है ना सर्कल, तो मतलब जो अर्थ है, आपको पता है अर्थ जो है अपनी जगह पे घूमती है ना गोल, तो उसको अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में, यानी कि 360 डिग्री को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वो विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि 15 डिग्री मतलब कि एक घंटे में, 1 आवर में वो 15 डिग्री तक ही मतलब घूमती है, 15 डिग्री तक घूमती है, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में 1 डिग्री घूमती है। देखो उसको आप अच्छे से समझो कैसे करते हैं। क्या बोला गया है कि 360 डिग्री घूमती है 24 आवर में। ठीक है। तो अगर वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो बताओ कि वो, अब आप खुद सोचो कि एक घंटे में कितना घूमती होगी। तो हम क्या करेंगे कि 360 डिवाइडेड बाय 24 कर दो। ठीक है। ये पूरे 24 घंटे का दे रखा है ना 360, अब हमको एक का निकालना है कि वो एक घंटे में कितना डिग्री घूमती होगी। तो देखो कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 को 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, इतना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आगे 15 डिग्री। तो मतलब आपको ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि वो 1 आवर में कितना घूमती है, 15 डिग्री तक घूमती है। अब 1 आवर का आपको पता चल गया कि भाई 1 आवर में तो वो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है। 1 आवर में कितना घूमती है, 15 डिग्री। तो 24 आवर में कितना घूमती है, वो 360 डिग्री घूमती है। ठीक है। मतलब आपको तरीका बताया मैंने कि कैसे निकला ये हमारा 15 डिग्री। ठीक है। कि वो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब आपको दे रखा है और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, और 1 डिग्री कितने मिनट्स में घूमती है, 4 मिनट्स में। ठीक है। समझ, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर, 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 360। तो हमें क्या निकालना है कि भाई वो 1 आवर में कितना घूमती होगी। तो हमने 360 को 24 से जब डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आया 15 डिग्री। तो मतलब एक घंटे में जो हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री तक घूम पाती है। ठीक है। एक घंटे में वो 15 डिग्री तक घूम पाती है। अब हमें निकालना है मिनट्स में। तो
यहाँ पे हमने यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे देखो लिख रखा है ना 15 × 4 = 60 मिनट्स। 15 × 4 मतलब कि 60 मिनट दे रखा है आपको, तो आपको निकालना है 1 मिनट में वो कितना घूमती है। तो 1 मिनट में वो 4 डिग्री तक घूमती है। ठीक है, अब ज़्यादा आपको डिग्री नहीं, बस आप इतना दिमाग में रखो कि 1 घंटे में कितना घूमती है वो 15 डिग्री तक घूमती है। ठीक है, और 4 मिनट्स में वो 1 डिग्री तक घूमती है। तो दैट्स व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 4 यानी कि 16 मिनट्स। मतलब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे, जैसे ये मान लीजिए ये हमारी ग्रीनविच लाइन जा रही है, ये ऐसे मान लो, चलो ये ग्रीनविच लाइन जा रही है हमारी, इसको हम ग्रीन ही कर देते हैं, ये ग्रीनविच लाइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे ना, तो इसके आगे 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे क्या होगा कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 1 घंटा टाइम ज़्यादा होगा, तो मतलब यहाँ पे 1 बज रहे होंगे। तो 15 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड्स पे जितने भी एरियाज़ होंगे, वहाँ पे उन पूरे एरियाज़ में, उन पूरे देशों में कितने बज रहे होगा, एक वहाँ पे कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही, और देखो अभी देखो ऐसे समझना, यहाँ पे 12 बज रहे, मान लो 12 बज रहे। ठीक है, कहाँ पे, ये ग्रीनविच रेखा पे। तो इसके आगे हर 15 डिग्री पे क्या होगा, 1 घंटे टाइम आगे चल रहा होगा। ठीक है, 1 घंटा आगे चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे 12 बज रहे तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, हर 15 डिग्री की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हर 15 डिग्री पे आगे, जैसे यहाँ पे ये 30 डिग्री, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 45 डिग्री, है ना। हर 15 डिग्री पे क्या होगा, 1 घंटा टाइम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ 2 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना समझ जाओ कि ग्रीनविच पे जितना टाइम हो रहा होगा, तो उसके आगे किसकी साइड, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ हर 15 डिग्री पर, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम आगे बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे ना, तो इसके आगे 15 डिग्री पे 1 बज रहे होंगे, उसके आगे 15 डिग्री पे 2 बज रहे होंगे, उसके आगे 15 डिग्री पे 3 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से टाइम होता है। लेकिन इसके अलावा अब जो ये ग्रीनविच है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट, तो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे ना, तो हर यहाँ 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम पीछे होगा। यहाँ 12 बज रहे तो यहाँ 11 बज रहे होंगे, इसके आगे हर 15 डिग्री पे यहाँ पे 10 बज रहे होंगे। तो यहाँ की तरफ टाइम आपका घटता है और इधर की तरफ आपका टाइम बढ़ता है। ठीक है, इससे समझ लो। मैं आपको इससे भी समझा देती हूँ कि जितने एरियाज़ इस जो ये ग्रीनविच लाइन है ना, इसके आगे आपका हमेशा टाइम प्लस होता है। ठीक है, और हर 15 डिग्री पे कितना होता है, 1 घंटा बढ़ता है। और आपकी जितना भी ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ पे आपका टाइम क्या होता है, घटता है। ठीक है, at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. देखो क्या होता है ना कि मैंने आपको कल भी बताया था, नहीं बताया तो देख लो कि जो हमारा टाइम मेज़रमेंट करना होता है ना, वैसे तो ये पूरी दुनिया का इस तरीके से टाइम होता है। जैसे कि जो आई थिंक जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया ग्रीनविच से 5 घंटा 5.5 घंटा आगे चलता है टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ग्रीनविच पे मान लीजिए 10 बज रहे हैं, मान लीजिए ग्रीनविच पे 10 बज रहे हैं ना, तो हमारे इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो 10 में 10 के आगे क्या होता है, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, यानी कि 10 के बाद क्या आते हैं, 11 बजते हैं, 12, फिर 1, 2, 3। तो मतलब हमारी इंडिया में तब कितना बज रहा होगा, 3:30। जब ग्रीनविच पे 10 बज रहे होंगे, तो इंडिया में 3:30 बज रहे होंगे, मतलब 5.5 घंटे आगे चलता है टाइम हमारे इंडिया का ग्रीनविच से। ठीक है, तो हर देखो, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि थोड़ा सा ना टाइम को शेड्यूल करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी काफ़ी आती। तो इसलिए क्या किया गया कि सबके एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिए गए कि अपने अपने देश, सभी देशों ने अपने अपने क्या बना दिए गए, स्टैंडर्ड टाइम बनाए, जो उनका अपना लोकल टाइम होता है। ठीक है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। मतलब फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से होकर हमारी ट्रेन्स जाती हैं,
तो टाइम मेजरमेंट करने में ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हर लॉन्गिट्यूड पे आप देखेंगे कि टाइम में चेंजेस होते हैं, तो वो टाइम को मेज़र करने में डिफ़िकल्टी आती। तो इसी वजह से क्या किया गया कि हर देश का अपना क्या बनाया गया, एक मेरिडियन बना दिया गया, टाइम मेरिडियन, जिसके अकॉर्डिंग उस पूरे देश का, उस पूरी कंट्री का टाइम को सेट किया जाता है। ठीक है, वो एक लोकल टाइम होता है हर देश का। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, जैसे कि रशिया की अगर हम बात करें, तो रशिया में क्या है, तो मतलब एक से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे तो बहुत सारी उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है। ठीक है, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया में जो गुजरात में जो हमारा जगह है, एक कौन सा, द्वारका, और एक हमारा यहाँ पे पड़ता है डिब्रूगढ़। तो इन दोनों के ही टाइम में ना 1 hour 45 मिनट्स का क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे है ना, तो इसीलिए क्या होता है, इनके टाइम में 1 घंटे 45 मिनट्स का डिफरेंस होता है। ये लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो भाई हर देश को अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, तो इसलिए मतलब ताकि अच्छे से आप टाइम का मेज़र कर पाएँ, और इसीलिए क्या किया गया है कि हर देश की अपनी क्या होती है, वो होती है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है। In India, the longitude of 82 degree 30 east is treated as a standard meridian. कल भी बताया था, अब शायद मैंने वो 9th क्लास वाली वीडियो में बता रखा है। तो हमारे इंडिया का जो है, जो टाइम है, वो 82 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम माना गया। तो जो ये हमारे लॉन्गिट्यूड जाता है ना, 82 डिग्री 1/2 डिग्री ईस्ट, मतलब सॉरी, ठीक है, 82 1/2 डिग्री ईस्ट, जिससे कि आप 80 जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट भी बोल सकते हैं ईस्ट पे। तो इसी को हमारे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करने का बताया गया है, मतलब कि यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा ना, उसके अकॉर्डिंग इस पूरे देश का टाइम सेट किया जाता है। ठीक है, और ये हमारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. तो इसको क्या बोलते हैं हम, मतलब इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ऐसे ही हर देश की अपनी अपनी स्टैंडर्ड टाइम होता होगा, तो उसको उस देश के नाम से जाना जाता होगा उस स्टैंडर्ड टाइम को, जैसे कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। समझ गए ना आप, कि भाई अगर हम उस ग्रीनविच के हिसाब से अपने कंट्री का जो टाइम करते ना, तो उसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती। तो इसीलिए क्या किया गया है कि ताकि हम सही तरीके से, क्योंकि देखो हर लॉन्गिट्यूड्स पे अलग अलग कंट्रीज़ पड़ती हैं, तो टाइम मतलब सही तरीके से सेट नहीं हो पाता वो। तो इसीलिए क्या किया गया कि हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग उस देश का एक लोकल टाइम सेट किया जा सके। तो इसलिए जैसे हमारे इंडिया का आपको पूछ सकते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, मतलब कौन सी डिग्री पे है वो, कौन सी डिग्री लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को हम मानते हैं अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको याद होना चाहिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है हमारा इंडिया, इसलिए ईस्ट लिखा है। फिर कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। यानी कि कबीर एक छोटे से जगह पे रहता है भोपाल में, तो वो अपने दोस्त से बोलता है आलोक से कि आज वो रात में सो नहीं पाएंगे, क्योंकि अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। की जो क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में लंदन में है, तो वो 2 बजे शुरू होगा, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दिन हो रही है, और जो कि यहाँ के हिसाब से, मतलब यहाँ के हिसाब से वो, यानी कि हमारे इंडिया के हिसाब से वो 7:30 बजे शुरू होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि लंदन जो है हमारा, वो हमारे एक वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, तो वहाँ पे यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ पे टाइम पीछे है, वहाँ पे दिन हो रहा होगा, यहाँ पे शाम शुरू हो गई होगी, क्योंकि जितना भी ग्रीनविच से ईस्टर्न पार्ट होता है उसका टाइम आगे चल रहा होता है ना। तो वही बोला उसने कि आज हम रात को सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि लंदन में जब दिन में 2 बजे मैच शुरू होगा, तब यहाँ पे शाम के 7:30 बजे वो मैच, यहाँ के हिसाब से वो 7:30 बजे शुरू होगा। वो मैच तो कितना लंबा चलता है ना, तो वही बताया कि वो इसलिए सो नहीं पाएगा। तो दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। मतलब कि यहाँ के हिसाब से
जो वो मैच है वो 7:30 बजे शुरू होगा और वो रात में जा कर के ख़त्म होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है कि जो इंडिया और इंग्लैंड है इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, कितना टाइम्स का डिफरेंस है? तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा इंडिया है तो वो इस ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे क्या है, हमारा इंडिया है यहाँ की तरफ, ठीक है। और जो ग्रीनविच जो है ना हमारी, एक और याद रखना है कि जो ग्रीनविच है ना वो हमारे इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीनविच से वो 82 डिग्री 30 ईस्ट की तरफ है, और ग्रीनविच में और इंडिया के जो टाइम में 5 आवर्स, देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं भी आपको बता ही रही थी कि 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है ग्रीनविच मीन्स टाइम से, ठीक है। सो इट विल बी 7:30। देखो ग्रीनविच पे क्या हो रहा है, देखो इंडिया, ग्रीनविच पे मैंने बताया ना आपको हमारा इंग्लैंड भी पड़ता है, तो मतलब कि वहाँ पे जैसे 2 बजे शुरू होगा इंग्लैंड में, तो मतलब उस इंग्लैंड से हमारा टाइम जो है इंडिया का 5.5 घंटे आगे। क्या बोला मैंने कि जो ग्रीनविच मीन्स टाइम है वो हमारे इंग्लैंड से होकर गुजरती है, तो इंग्लैंड पे 2 बज रहे हैं, मतलब ग्रीन GMT में हमारे क्या बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो हमारे इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि GMT से हमारे इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे को आप इसमें प्लस कर दो, बस 5.5 घंटे को आप प्लस कर दो तो गे तो कितना आएगा, 7:30 तो आएगा। तो मतलब यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 7:30, ठीक है। तो अब आप अच्छे से सीख गए हैं कि कैसे हम टाइम को निकालते हैं, ठीक है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, उसका लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, ठीक है। और आप इजीली किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। अब आपने पढ़ लिया अच्छे से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। थोड़ा सा बस बचाइए कि सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, तो उनको उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रशिया में क्या है, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। देखो हमारे इंडिया का केवल एक स्टैंडर्ड टाइम है, वो मैंने बताया था 82 डिग्री 30 मिनट पे, जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे वो एक लोकल टाइम है हमारे इंडिया का। तो लेकिन जो रशिया है मैंने आपको बताया ना वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे कितने बता रखे हैं, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स ले रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस देश का टाइम को मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है, तो उसको क्या बोलते होंगे, रशियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. मतलब जो हमारा अर्थ है ना, पूरी पृथ्वी को 24 टाइम्स जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक उसमें मतलब हर 15 डिग्री, जैसे देखो पूरा कितने का बनता है, 360 का बनता है। तो 15 24 बोला ना, 24 टाइम जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो मतलब हर एक जोन में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एक हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक 15, 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 तो ऐसे करते करते 15 फोर तक क्या होता है, 60 होता है ना। 60 मतलब कि आप ये समझ जाइए कि 24 टाइम जोन्स में हमारा बांटा गया है अर्थ को। तो और हर एक जोन पे कितना आता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया, इस चैप्टर में हमने पढ़ा ग्लोब क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, लैटिट्यूड्स के बारे में हमने स्टडी किया। हमने जो इम्पोर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स थे उनके बारे में बात किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के बारे में बात की। फिर हमने हीट जोन्स के बारे में बात की, जिसमें हमने बात की टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन्स, फ्रिज्ड जोन्स क्या होते हैं। फिर हमने अच्छे से लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करी, हमने सीखा कि कैसे हम टाइम को मेज़र करते हैं, वो कितना हर 15 डिग्री पे क्या होता है, 1 घंटा टाइम आगे चल रहा होता है। तो मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा से वीडियो देखना, अभी भी समझ में नहीं आया कोई नहीं, आपके टीचर्स जब आपको पढ़ाएंगे ना अच्छे से बोर्ड पे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कैसे हमें टाइम निकालते हैं, इस इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, कैसे आप किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आई होप आपको 100 आउट ऑफ 70-80% तो समझ में आया होगा ना। जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इस क्वेश्चंस को ना पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद से कोशिश किया करो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है ना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।